चलो ठीक है, हो गया। चलो भी करें स्टार्ट। हो गया, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया था लास्ट बेटे, एनएनपी एट एफसी। यस मैम। है ना, हो गया था ना। अब हम उल्टी चलेंगे, उल्टा भी चलेंगे। अब हम एनएनपी एट एफसी से जीडीपी एट एमपी बनाएंगे। ठीक है, तुम्हें पेपर में कुछ भी आ सकता है। अब एनएनपी एट एफसी से हमने जीडीपी एट एमपी बनाना है। तो अब ये याद रखो, एनएनपी एट एफसी इज गिवन। अगर तुम्हें ऐसा कुछ गिवन हो, नेशनल इनकम गिवन हो और तुम्हें पूछा जाए कि कुछ भी और कैलकुलेट करने के लिए, तो अब याद रखना, मैं फिर से इधर लिखती हूँ। अब हमें एनएनपी एट एफसी से जीडीपी एट एमपी बनाना है। एनएनपी एट एफसी से जीडीपी एट एमपी बनाना है। तो क्या करेंगे, अगर नेट से ग्रॉस जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। यस, प्लस डेप्रिसिएशन। हाँ बिल्कुल, अब तुम्हें याद है ना। और नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट जाना है तो माइनस एनएफआई। माइनस एनएफआई। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस एनआईटी। वेरी गुड। तो फटाफट इसको खत्म कर लेते हैं, फिर वैल्यू एडेड मेथड स्टार्ट करेंगे। तो अगर तुम्हें एनएनपी एट एफसी इज गिवन, एक सेकंड रुकना, ये जब क्लास खत्म होगी मुझे कैसे पता कैसे क्या करना है इसको, तो सेव्ड रहेगी। 1 मिनट बेटे, 1 सेकंड म्यूट। तो अगर एनएनपी एट एफसी गिवन है हमें, अब उससे में से हमने जीडीपी कुछ भी बनाना है। तो अब ये पहला हो गया हमें, एनएनपी एट एफसी इज गिवन। नंबर 2, अब मैं तुम्हें बोलूं इससे एनडीपी एट एफसी बनाओ। एनएनपी एट एफसी साथ साथ लिखते जाना। अब नेट, नेट यानी कि नो डेप्रिसिएशन, कोई डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट नहीं है। नेशनल प्रोडक्ट से जाना है तुमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो क्या करोगे, देखो देखो, माइनस एनएफआई। हाँ बिल्कुल, अब मैंने साइड पे लिखा तो है, नेशनल प्रोडक्ट से अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट जाना है तो माइनस एनएफआईए। नेक्स्ट, अब एनडीपी एट एफसी हो गया। अब एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी से एनएनपी एट एमपी बनाना है। तो क्या करोगे, नेट नेट कोई कुछ नहीं चलेगा, नेट प्लस एनआईटी करना है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ अल्फाबेट कंपेयर करना, एक भी गलती नहीं करोगे, सिर्फ अल्फाबेट कंपेयर करना कि हमने क्या बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कौन से अल्फाबेट का डिफरेंस है। 3 ही अल्फाबेट है, एन एनपी एफसी, जी डीपी एमपी, बस पूरी नेशनल इनकम इसी के ऊपर है, पूरी नेशनल इनकम इसी के ऊपर है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, एक एक अल्फाबेट को कंपेयर करो। एन एन नो डेप्रिसिएशन, एनपी एनपी एनएफआईए नहीं। फैक्टर कॉस्ट से एमपी जाना है, तो देखो फैक्टर कॉस्ट से एमपी जाना है तो क्या करना है हमने, प्लस एनआईटी। नेक्स्ट, फिर आ गया हमारा एनडीपी एट एमपी। अब क्या करेंगे एनडीपी एट एमपी के लिए, एनएनपी एट एफसी, नेट नेट यानी कि कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट जाना है तो माइनस एनएफआई। एनएफआई बिल्कुल। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस एनआईटी, प्लस एनआईटी, प्लस एनआईटी। लास्ट नहीं सॉरी, नेक्स्ट, फिर आ गया हमारा जी एनपी एट एफसी, जी एनपी एट एफसी। अब एनएनपी एट एफसी से जी एनपी एट एफसी बनाओ, तो देखो किसका फर्क है, सिर्फ नेट से ग्रॉस, बाकी सब सेम है। एनपी एनपी सेम, एफसी एफसी सेम, यस, प्लस डेप्रिसिएशन। फिर आ जाएगा तुम्हारे पास जी एनपी एट एमपी बनाओ, बोलो क्या करोगे, एनएनपी एट एफसी, नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बिल्कुल।
एनपी एनपी सेम है, फैक्टर कॉस्ट से किस पे जाना है, मार्केट प्राइस, फैक्टर प्लस कॉस्ट से NIT, मार्केट प्राइस प्लस प्लस NIT, बिल्कुल प्लस एनआईटी। फिर आ गया तुम्हारे पास जीडीपी एट एफसी। अब जीडीपी एट एफसी बनाना है एनएनपी एट एफसी से, तो क्या करेंगे हम, नेट ग्रॉस, नेट से ग्रॉस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस डेप्रीसिएशन। बिल्कुल, नेट प्रोडक्ट सॉरी नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट जाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस NFI। NFI। वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट आ गया ना, एनएनपी से हम वापस जीडीपी पे आ गए। अब इस पे तीनों लगेंगे, इसमें तुम्हारे तीनों ऑपरेशन लगेंगे। नेट से ग्रॉस जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। प्लस डेप्रिसिएशन, एनपी से डीपी आने के लिए माइनस NFI। माइनस एनएफआईए, फैक्टर कॉस्ट से एमपी आने के लिए प्लस NIT। प्लस एनआईटी। बिल्कुल, ये तो ये तीन ऑपरेशन अब दिमाग में रखने हैं। अब हम करेंगे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन स्टार्ट, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछो, पहले कोई भी ऑपरेशन लगाने में तुम्हें कुछ डाउट हो रहा है तो पूछो। इजी है ना, यहां तक नेशनल इनकम इजी लगी ना। अब मेथड भी Yes। उतने ही आसान है, हाँ मेथड भी उतने ही आसान है। एक क्लास में थ्योरी होगी, एक क्लास में न्यूमेरिकल्स होंगे। अच्छा, अब तुम्हारी पेपर की डेट आ गई है, एक सेकंड पहले ये डिस्कस करते हैं। 26 अप्रैल है ना, यस कंफर्म्ड है ये डेट, हाँ 26 अप्रैल को। तो मैं सोच रही थी कि मैंने अब तुम लोगों को 5 मार्च को फ्री कर देना है। 5 मार्च तक मैंने इंडियन इकोनॉमी सब करा के तुम्हें फ्री कर देना है। फिर 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल इंक्लूडिंग संडे, तो यहाँ मैंने सारे टेस्ट लेने, क्योंकि अभी तो मैं टेस्ट लूंगी मार्च में, तुम लोगों ने भूल जाना अप्रैल तक, फायदा ही यस नहीं होना मैम, मेरे। प्री बोर्ड्स भी हाँ है ना मार्च में। हाँ हाँ, नहीं मैंने नहीं लेने, मैंने नहीं लेने। मुझे प्री बोर्ड से वैसे भी अनन्या कोई लेना देना नहीं बेटे, तुम्हारा वो क्या चल रहा है, मुझे अपना रिजल्ट निकालना है, तो मुझे मेहनत करानी है। तो मैंने तुम्हें 5 मार्च को इंडियन इकोनॉमी रिवाइज करा के फ्री कर देना है। फिर मैंने 1 अप्रैल को, वैसे भी मेरा नई 12th भी स्टार्ट हो जानी है, तो मैंने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तुम्हारे 4 इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर, 2 तुम्हारे ये हो गए ADAS और नेशनल इनकम, ये 6 टेस्ट प्लस 2 मॉक टेस्ट, तो मेरे 8 टेस्ट लेने हैं तुम्हारे। तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल में तुम्हारे 2 हफ्ते बनते हैं और प्लस 2 संडे, तो मेरे टेस्ट पूरे हो जाने हैं। चाहे वो मैं 2 मॉक डिवाइड करके लूं, एक इंडियन इकोनॉमी और एक उसका, और एक कंबाइंड लूंगी, ऐसे करके लूंगी मैं, वो मेरे ऊपर है। बट मैंने मार्च में नहीं लेने टेस्ट, क्यों, क्योंकि पेपर 26 अप्रैल को है, तो मुझे 15 अप्रैल तक यहाँ तो मैं फ्रेश होगा। तो मार्च बेटर है कि तुम लोग सेल्फ स्टडी करो, अपने सारे सब्जेक्ट तैयार करो। मुझे नहीं मालूम बाकी टीचर क्या करेंगे, मैंने वो कहते हैं ना पंजाबी में अपना फाया निबेड़ना, मैंने नहीं वो करना कि खत्म, क्योंकि मेरे तरफ से काम खत्म है, तुम्हारा जो मर्जी हो आगे ना। आगे भी हम, अगर तुम्हारा नॉर्मल सेशन होता 1 मार्च को पेपर स्टार्ट होते हैं, तब भी हम 20 फरवरी तक मैं फ्री करती हूँ बच्चे को, ताकि बच्चा इन टच रहता है सब्जेक्ट में। 15-20 दिन बाद पेपर हो जाता है तो तुम्हें आती है। अगर मैं तुम्हारे मार्च में टेस्ट लूंगी तो तुम्हें 26 अप्रैल को पता नहीं, उसके बाद इकोनॉमिक्स का पेपर मई में होना है, कब होना है भूल ही जाना तुम लोगों ने कि कोई टेस्ट भी हुए थे। तो मैं तुम्हें फ्रेश रखूंगी। तो मैंने 1 अप्रैल से 15 मार्च इंडियन इकोनॉमी के हर चैप्टर का टेस्ट, नेशनल इनकम और ADAS का टेस्ट और फिर मॉक टेस्ट, ये मैंने लेने हैं। तुम लोगों ने अगर मार्च में देने हैं तो भी मोस्ट वेलकम, बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, इतने साल हो गए पढ़ाते, कि टेस्ट मुझे अप्रैल में लेने हैं। बोलो ठीक है? नहीं मैम, आप अप्रैल में ही ले। मैंने अप्रैल में ही लेने, मैं तो वही कह रही हूँ, मैंने तो अप्रैल में ही लेने, जो मेरे क्यों, क्योंकि तुम लोग बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता चलता, मैं टीचर हूँ, हमें मालूम है कि तुमसे नंबर कैसे निकलवाने हैं, तुम्हें कैसे तैयारी करवानी है। तो मार्च में तुम्हारे प्री बोर्ड हो, प्रैक्टिकल्स हो जाए, खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, और फिर अप्रैल में तुम फ्रेश भी हो गए कि भी हाँ अब इको के टेस्ट देने हैं, तो तुम्हारा अकाउंट्स का या मैथ्स का क्या पता मार्च में खत्म हो जाए तुम्हारे ट्यूशंस के। मैं अप्रैल में लूंगी आराम से टेस्ट, और ये भी हो जाएगा ना कि अप्रैल तक कोरोना और भी खत्म, सब ऑफलाइन आके टेस्ट दोगे। अभी क्या है, बीच में कोई ऑनलाइन देगा, कोई ऑफलाइन देगा, तो अप्रैल में तो मालूम ही है कि छोटी स्कूल्स भी, छोटे बच्चों के स्कूल्स भी खुल जाने हैं, तो सब भी आएंगे कोचिंग सेंटर में आके, तुम लोग टेस्ट लिखोगे, तो साथ साथ राइटिंग एक्सप्रेशन भी पता चलता जाएगा।
हाँ, दूसरी मैं एक चीज कहने वाली थी कि मैं चाहती हूँ कि ये वीक मैं पूरा 8 to 9:30 मॉर्निंग में रोज क्लास ले लूं मैम नेक्स्ट संडे तक। स्कूल है। स्कूल क्या है, तुम जिस 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 दिन तुम्हारा स्कूल हुआ मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी। मैम रोज ही होता है स्कूल। मैम 14 फेब से प्री बोर्ड्स है स्कूल में। हाँ हाँ, तो प्री बोर्ड रोज तो नहीं होंगे। पता क्या है, एक्चुअल में मेरे को चंडीगढ़ में ऑनलाइन क्लास हाइब्रिड नहीं हो सकती मेरे से। वाई? बिकॉज 21 के बाद मेरे को वहां पे सिग्नल बहुत पुअर आता है, चंडीगढ़ में सिग्नल बहुत पुअर है, और हॉटस्पॉट ये अपना फोन से क्लास नहीं ली जाती है। तो पहले वहां पर मेरे साथ में एक ऑफिस में जो थे उधर फ्लोर पे, तो उन्होंने मुझे अपना वाईफाई का वर्ड वो दिया हुआ था, पासवर्ड। अब वो चले गए, अब उन्होंने खाली कर दिया। तो वहां पर पंचकुला में तो मोबाइल से आराम से क्लास चलती है, तो चंडीगढ़ तो मुझे था कि भी मैं चंडीगढ़ वाले बच्चे नहीं तो सफर करेंगे मेरे, कोई एक कॉमन टाइम निकालना पड़ेगा, या फिर मैं रात को ले लूं। चलो संडे वाली कंबाइंड क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं चाहती थी मैं कल से ही ले लूं। तुम लोगों का स्कूल चल रहे हैं कि प्री बोर्ड चल रहे हैं? मैम स्कूल चल रहा है अभी तो अरे 19 स्कूल तो मिस कर सकते हो, स्कूल तो साइड बाय साइड कोई और क्लास लगा सकते पर हाँ। कई स्कूल्स ने प्री बोर्ड भी स्टार्ट करने हैं हो। अभी हाँ 14 हाँ, से। अभी 14 से है ना, अभी 14 हाँ से है, तो जी, अभी तो हाँ, तो 14 में भी टाइम है। 14 का क्या है, हाँ मंडे। 14 अभी मंडे है, तो मुझे फ्राइडे सैटरडे संडे तो लेने दो पहले। हाँ, अभी 3 दिन तो चलने दो, फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो मैं कल सुबह भी 8 बजे क्लास लूंगी, 8 to 9:30 कंबाइंड क्लास लूंगी मैं सबकी, क्योंकि मुझे नेशनल इनकम खत्म करानी है जल्दी से। तुम्हारे प्री बोर्ड भी चलने हैं, तो इसीलिए जल्दी से, जितनी जल्दी तुम खत्म करोगे तुम लोगों का बेनिफिट है। तो कल सुबह जरा रेडी रहना, मैंने 8 to 9:30 क्लास, बस फिर वही होगी, फिर तुम सारा दिन फ्री। फिर संडे वाली क्लास में एक टाइम डिस्कस कर लेंगे, अगर रात का भी टाइम सबको सूट करता हुआ तो मैं तो रात को भी ले लूंगी, मैं तो इवनिंग में भी ले लूंगी 8 to 9:30, अगर वो भी सूट करता हुआ। चलो करें स्टार्ट। अब लिखो वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखो। वैल्यू एडेड मेथड बेटे होता क्या है, कैसे समझाऊं? हाँ, जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखवाना भी है डबल काउंटिंग का, यही तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। जैसे फार्मर ने वीट प्रोड्यूस करी, फार्मर ने वीट प्रोड्यूस करी लेट से 10 रुपए की, ठीक है, उसकी वीट की वैल्यू 10 रुपए की थी। इससे वीट खरीद कर ले गया फ्लावर मिल वाला, फ्लावर मिल वाले ने अब उसने ये कनक खरीदी थी, वीट खरीदी थी, अब उसने इससे आटा बनाया। अब उस आटा बनाने में उसकी कॉस्ट भी लगी, उसने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी, लेबर रखी थी, लेबर को वेजेस दी, उसकी लैंड रेंट पे थी, उसका रेंट पे करा, तो उसने वो सारी वैल्यू बीच में ऐड करी, तो उसने उस आटे की वैल्यू रख दी 15 रुपीज। तो एक प्रोडक्ट के ऊपर अब फ्लावर मिल वाले से बेकर ले गया, बेकर ले गया बिस्किट बनाने के लिए। अब बिस्किट बनाने वाले में उसमें चीनी भी डालनी थी, बटर भी डालना था, सारा सामान डालना था, उसने उसकी वैल्यू बना दी 22 रुपीज। तो ये जो एडिशन है कि इसमें 5 रुपीज का, ये 7 रुपीज का, यानी कि एक जो बेसिक रॉ मटेरियल है उसके ऊपर जब तक वो फाइनल गुड नहीं बनता, अब जब बेकर ने बिस्किट बना दिए, अब ये बिस्किट शॉपकीपर के पास आ गए जिसको हमने खरीद लिया 25 रुपए का पैकेट, ये फाइनल गुड बन गई। तो ये एक रॉ मटेरियल और फाइनल गुड के बनने के बीच में जो प्रोसेस है, हर कोई उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू ऐड करता जा रहा है। 5 रुपीज ऐड हो रहे हैं, 7 रुपीज ऐड हो रहे हैं, फिर 3 रुपीज ऐड हो रहे हैं, तब जाकर फाइनल गुड बनी है। ये देखो 7 + 5 + 3 15, 10 रुपीज के 10 रुपए का रॉ मटेरियल था, उसके ऊपर एक 5 रुपए ऐड हुए, एक 7 रुपए ऐड हुए, एक 3 रुपए ऐड हुए, तब जाके फाइनल गुड 25 रुपए की बनी। तो रॉ मटेरियल और फाइनल गुड के बीच में जितनी वैल्यू ऐड होती है उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन, दैट इज नोन एज वैल्यू एडिशन। तो वो हम कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो 2 स्टेप्स होते हैं वैल्यू एडेड मेथड के लिए,
या तो हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल के ऊपर जितनी जो वैल्यू ऐड हुई है 10 + 5 + 7 + 3 = 25, यानी कि जो जो वैल्यू ऐड हो रही है हम उसको लेंगे रॉ मटेरियल के अंदर ऐड करते जाएंगे, और या हम सीधा ही क्या करते हैं, फाइनल गुड का प्राइस देख लेते हैं कि फाइनल गुड कितने की बनी है बस, या हम वैल्यू एडिशन देखते हैं या हम फाइनल गुड देखते हैं। तो ये भी एक थ्योरी क्वेश्चन है, व्हाट इज डबल काउंटिंग और उसको हम कैसे अवॉइड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कराऊंगी। तो ये वैल्यू एडिड मेथड है। वैल्यू एडिड मतलब कि रॉ मटेरियल को फाइनल गुड तक बनने में उसके ऊपर जो भी वैल्यू एडिशन होता है, उस वैल्यू एडिशन को जब हम ऐड करते जाते हैं, दैट इज नोन एज वैल्यू एडिड मेथड। इसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं क्योंकि ये नेशनल इनकम को प्रोडक्शन एंगल से मेजर करता है। यहाँ इसको हम आउटपुट मेथड बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये आउटपुट प्रोड्यूस करने वाला मेथड, प्रोडक्शन होती है यानी कि आउटपुट। तो वैल्यू एडेड मेथड, आउटपुट मेथड, प्रोडक्शन मेथड, वन एंड सेम थिंग। नाउ राइट डाउन, वैल्यू एडिशन रेफर्स टू addition of value addition refers to value of addition, value addition refers to addition of value to intermediate goods by production units due to production activity. Value addition refers to addition of value to intermediate goods by production unit due to production activity. Full stop. This method is used to measure national income. This method is used to measure national income in different phases, of production. This method is used to measure national income in different phases of production, and it shows the contribution of each production unit in production process. Full stop. That is why this method is known as, is also known as production method or product method or output method. That is why this method is also known as production method, product method or output method. एक बार बेटे पैराग्राफ ध्यान से पढ़ो, नोटबुक में लिखा ना तुमने, हर एक लाइन देखो और इस एग्जांपल के साथ कंपेयर करो। क्या है वैल्यू एडिशन ऑफ वैल्यू टू इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि 10 रुपए के रॉ मटेरियल के ऊपर कितनी वैल्यू ऐड हुई, 5 रुपए, 7 रुपए, 3 रुपए, ये वैल्यू ऐड हुई। किसकी वजह से? प्रोडक्शन एक्टिविटी। व्हीट वाले ने फ्लावर बनाया, फ्लावर मिल वाले ने, फिर बेकर ने बिस्किट बनाए, फिर वो बिस्किट हमारे पास आ गए शॉप में बेचने के लिए। तो जब तक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना तब तक हर चीज के ऊपर, इंटरमीडिएट गुड के ऊपर वैल्यू ऐड होती है, दैट इज नोन एज वैल्यू एडिशन। हर डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन देखता है, यानी कि पहला फेज व्हीट, दूसरा फेज फ्लावर मिल वाले ने क्या किया, बेकर ने क्या किया, शॉपकीपर ने क्या किया। तो प्रोडक्शन को डिफरेंट फेजेस में देखता है, फिर जाकर ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है बाय एडिंग द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल।
वैल्यू एडिशन टू रॉ मटेरियल कर कर जो वैल्यू हमारे पास आती है दैट इज जीडीपी एट एमपी। अब ये तो थ्योरी पार्ट था। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, लिखो फॉर्मूला GVA एट एमपी, GVA एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। हमें हर चीज मार्केट प्राइस पे मिलती है ना, हम मार्केट में जो भी चीजें फाइनल गुड्स आर सोल्ड एट मार्केट प्राइस, तो इसीलिए GVA, G का मतलब ग्रॉस, एमपी तुम्हें मालूम है मार्केट प्राइस, VA मतलब वैल्यू एडिशन, यानी कि रॉ मटेरियल के ऊपर कितनी वैल्यू एडिशन हुई या हमने कितने का आउटपुट प्रोड्यूस करा। तो GVA एट एमपी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला इसका, वैल्यू ऑफ आउटपुट, लिखते जाना बेटे साथ साथ मेरे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पहले ये थ्योरी में नहीं आता था लेकिन अब ये क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेन वैल्यू एडिड मेथड, एक्सप्लेन स्टेप्स फॉलोड इन वैल्यू एडिड मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो अब तुम्हारा पैटर्न तुम्हें मालूम ही है, सैंपल पेपर में 2, 3, 4 एंड 5, तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है या 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो GVA एट एमपी इज इक्वल टू VO माइनस IC, तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, GVA एट एमपी इज इक्वल टू VO माइनस IC, क्योंकि न्यूमेरिकल करने हैं तो हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं VO माइनस IC। तो पहली टर्म, फर्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं, नंबर 1 वैल्यू ऑफ आउटपुट, मैं VO ही लिख रही हूँ बेटे, फिर फॉर्मूला पूरा नहीं आएगा नहीं तो VO। अब VO वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट होती है, दैट मींस टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस करा, वो हमें कहां से पता चलता है, सेल्स। याद है ना तुम्हें 11th में भी तुम्हें पढ़ाते हैं कि आउटपुट जितना भी प्रोड्यूस होता है उसके दो ही पार्ट होते हैं, या उसको सेल किया जाता है या उसको, जल्दी बोलो, अगर हम सेल नहीं करते तो क्या करते हैं, स्टॉक, ऑब्वियसली जो तुमने सेल नहीं करा वो तुमने स्टोर करके रखा हुआ है, यानी कि स्टॉक है। तो ये आ गया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस, और कई बार प्रोड्यूसर ऐसी चीजें बनाता है जो अपनी शॉप में से वो खुद कंजम्पशन करने के लिए ले जाता है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर तुम्हें याद हो तो ये हमने कंसेप्ट डिस्कस भी करा जब मैंने तुम्हें बोला था ये फॉर्मूले में यूज होगा, प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज। अब मुझे ये बताओ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज, यानी कि ये मार्केट में सेल करने के लिए आई है। एंड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन का मतलब क्या है, ये हमने अपने यूज के लिए रखी है। तो अगर शॉपकीपर ने 100 kg शुगर प्रोड्यूस करी है तो उसमें से अगर उसने 90 kg 10 kg खुद के लिए यूज करी है, 90 kg करी है, 90 kg सेल कर दिया और 10 kg खुद के लिए रखी है, तो हमारी टोटल प्रोडक्शन फिर भी कितने की हुई है, 100 की। तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी बीच में ऐड करना है अगर गिवन हो न्यूमेरिकल में, इफ गिवन, नहीं गिवन हो तो इग्नोर, नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गिवन है तो इसको ऐड करना है। व्हाई, बिकॉज प्रोडक्शन एंगल है हमारा देखने का, तो वो चाहे प्रोडक्शन हम मार्केट में सेल करने के पर्पज से करें या अपने लिए करें, हम कंसेप्ट कर रहे हैं कि प्रोडक्शन कितनी हुई इकोनॉमी के अंदर। तो सेल्स प्लस स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये लिख लिया तुमने। अब सेल्स, सेल्स इज इक्वल टू, लिखते जाना साथ साथ, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, सेल्स इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। इसको पॉइंट ए डाल लेना बच्चे, तीनों कंपोनेंट अब करेंगे ना हम डिस्कस, सेल्स, चेंज इन स्टॉक, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो सेल्स लिखो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। तो सेल्स हमारी क्या इंक्लूड करती है कि हमने, सेल का मतलब क्या है, हमने जो सामान बेचा, अब वो जो है सामान जो बेचा है वो इंडियन टेरिटरी में भी बिक सकता है या वो, बोलो, फॉरेन टेरिटरी, फॉरेन टेरिटरी में भी बिक सकता है। अब तुम बोलोगे मैम फॉरेन टेरिटरी में बिका तो हम उसको डोमेस्टिक में क्यों काउंट करें, प्रोडक्शन एंगल, चाहे वो फॉरेन में हमने बेचा लेकिन प्रोड्यूस कहाँ हुआ, इंडिया,
यस, हम प्रोडक्शन एंगल देख रहे हैं। तो ये प्रोडक्शन कहां पर हुई है? इंडिया में। तो इंडिया में जो चीजें प्रोड्यूस हुई हैं वो इंडियन मार्केट में भी सेल करी जा सकती है, वो फॉरेन मार्केट में भी सेल करी जा सकती हैं। तो सेल्स इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एक्सपोर्ट्स, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। अब इसमें तुमने क्या याद रखना है पॉइंट, ध्यान से सुनना मेरी बात। तुम लोगों ने स्कूल में खत्म भी कर ली होगी नेशनल इनकम, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें ये सारे पॉइंट्स आते हैं कि नहीं आते हैं, बट मैं जब पढ़ा रही हूँ तो तुमने बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से सुनना, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बारीक चीजें होती हैं इसमें। तो सेल्स इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। बेटे अब याद रखना पॉइंट टू रिमेंबर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमें क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, फॉर एग्जाम्पल इसको लिखना नहीं है तुमने, हमें लिखा है सेल्स बाय ए 500, ठीक है, हमें लिखा है सेल्स बाय ए 500, उसके बाद फिर कुछ और आइटम दे दी, चलो आईसी लिख देते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फिर चेंज इन स्टॉक भी दे दिया, ठीक है, फिर यहां पर लिख दिया एक्सपोर्ट्स 100, और फिर यहां पर एक जानबूझ के एक और दे दिया तुम्हें आइटम, सेल्स बाय ए टू गवर्नमेंट 150, ठीक है, तुम्हें अब ये दे दिया। अब अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट ना पता हो, तुम क्या बोलोगे कि सेल्स है, अरे पूरी सेल्स ऐड करनी है, तो हमने क्या कर लिया, तो बच्चे क्या कराते हैं 500 प्लस 100 प्लस 150, ये हो गया हमारा 750 सेल्स। पूरा गलत, पूरा गलत। अगर हमें सेल्स लिखा है सेल्स, तो इसका मतलब वो सेल जो है वो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों को क्या कर रही है, इंक्लूड। ऐड। तो हमारे एक्सपोर्ट भी इंक्लूडेड है, हमारी सारी सेल्स इंक्लूडेड है इसी 500 में। तब हमने एक्सपोर्ट या दूसरी और कोई भी सेल गिवन हो, एक्सक्यूज मी, तो हमें कोई भी और सेल गिवन हो, हमने इंक्लूड नहीं करना, याद रहेगा। अगर हमें सेल्स लिखा है, सेल्स बाय ए भी नहीं लिखा, सिर्फ सेल्स लिखा है, सेल्स लिखा है, तो इसका मतलब इट इंक्लूड्स, इट इंप्लाइज टोटल सेल्स, ये पूरी सेल्स है। दैट मींस ये इसका मतलब डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, ये डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट दोनों का ऑटोमेटिक टोटल है। हमने दोबारा इसमें कोई और एक्सपोर्ट या कोई और सेल ऐड नहीं करनी है। पॉइंट टू इसी में ही, अब अगर ऐसा लिखा हो डोमेस्टिक सेल्स, फिर आईसी दे दिया, चेंज इन स्टॉक दे दिया, और यहां लिखा हो एक्सपोर्ट्स, अब क्या करोगे, ऐड। यस। अब हमें जब सेल्स के आगे डोमेस्टिक वर्ड लिख दिया, जब सेल्स के आगे डोमेस्टिक वर्ड आ गया, तो साथ में क्या ऐड हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स। जब सेल्स के आगे डोमेस्टिक वर्ड लिख दिया गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारी सेल्स होंगी टोटल सेल्स 600। अब मेरी तसल्ली के लिए सिर्फ एक बार जवाब देना, आंसर देना, अगर तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स गिवन है और साथ में एक्सपोर्ट्स भी गिवन है, तो तुम क्या करोगे, मैम सिर्फ सेल्स को मानेंगे। सेल्स को लेंगे और एक्सपोर्ट्स को, हाँ जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हम इग्नोर कर देंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें डोमेस्टिक सेल्स गिवन है और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट गिवन है, तो ऐड करके Add. टोटल सेल्स निकाल। ऐड करके हम टोटल सेल्स निकालेंगे। पॉइंट थ्री, अब कई बार क्वेश्चन में बड़े कंफ्यूजन वाले देते क्वेश्चन इसमें। अब कई बार क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे लिखूंगा, सेल्स बाय ए टू बी, सेल्स बाय ए टू सी, एक्सपोर्ट्स बाय ए, और चलो बस इतनी, चलो एक और ले लेते हैं, सेल्स बाय ए टू गवर्नमेंट 100, 50, 50, 200। अब क्या करेंगे, मैम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे। अब हम सारी सेल्स ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सारी सेल ब्रेक करके दी हुई है, ए टू बी, ए टू सी, एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट, यानी कि हमें सारी सेल ब्रेक करके दी है, हमें टोटल सेल्स कहीं से भी कुछ नहीं गिवन है, कुछ नहीं गिवन है, तो हम सारा को ऐड कर देंगे 400। और अगर यही क्वेश्चन अब इसी तरह, अगर इसी में ही ये ऐसे लिख दिया जाए, सेल्स बाय ए
और फिर सेल्स बाय ए टू बी, एक्सपोर्ट्स बाय ए, फिर क्या करेंगे? मैम उस सबको इग्नोर कर देंगे। Sales by A. बिल्कुल, सिर्फ इसको लेंगे, ये सारे इग्नोर हो जाएंगे। रहेंगे ये पॉइंट याद? यस मैम। याद रखने पड़ेंगे। यस मैम। बिल्कुल। अब इसी के नीचे स्टार लगा के ब्रैकेट में लिखना, ये तुमने पेपर में नहीं लिख के आना, क्योंकि ये तो सिर्फ हमने बता दिया सेल्स इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। हमने एग्जामिनर को ये नहीं समझाना कि अब हमने कौन कौन सी सेल ली, बस हमने बता दिया डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। ये तुमने अपने रेफरेंस के लिए लिखो, ब्रैकेट में स्टार डाल के लिखो, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिखना। इफ सेल्स आर गिवन, if sales are given, then if sales are given, then it implies total sales. If sales are given, then it implies total sales, which includes domestic sales and exports. If sales are given, then it implies total sales, which includes domestic sales and exports. Full stop. But if domestic sales are given, then add exports, to find out total sales. Then add exports to find out total sales. हो गया? अच्छा, अभी कल नहीं क्लास, कल अपने अपने टाइम पे ही क्लास है, 3:30 to 4:30, और परसों भी। पहले संडे डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक तो मैं लूंगी कॉमन टाइम पे। तो कल और परसों 7:30 कर लो। मैं वही कह रही हूँ बेटे, वो मैं संडे डिस्कस करूंगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक मैंने पूरा लेनी है, क्योंकि मुझे मालूम है चंडीगढ़ प्रॉब्लम होगी मुझे नेट की। हाँ, क्योंकि तुम में से बहुत कम आएंगे, प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए तुम में से बहुत कम आएंगे, 4-4 5-5 ही आओगे। तो मेरा वहां पर नेट नहीं चलना, वहां आता ही नहीं है, सिग्नल ही नहीं आता, नॉर्मल कॉल भी नहीं आती है चंडीगढ़ में टॉप फ्लोर के ऊपर। तो इसीलिए तो हम संडे डिस्कस करेंगे। अभी तुम्हारी सैटरडे क्लास सेम टाइम पे और चंडीगढ़ वालों की क्लास सेम टाइम पे। कल संडे हम 8:30 to 10 क्लास करेंगे, तो फिर उसमें देखेंगे। अच्छा, पॉइंट 2, अब नेक्स्ट लिखो बेटे, चेंज इन स्टॉक। लिखो इसका फॉर्मूला, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसमें लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज, एक और लाइन लिख लो, इट इज ऑल्सो नोन एज नेट इन्वेंट्रीज। इट इज ऑल्सो नोन एज नेट इन्वेंट्रीज। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इट इज ऑल्सो नोन एज नेट इन्वेंट्रीज। अब इसमें भी बड़ा कुछ है समझने वाला, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, ठीक है बेटे, ध्यान से देखना, लिखना कुछ नहीं है। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 31 मार्च को जो हम क्लोज करते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर का, और 1 अप्रैल को जब हम ओपन करते हैं, उसके बीच का डिफरेंस। तो 31 मार्च 21 एंड 1 अप्रैल 22, तो ये हमारा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का डिफरेंस है, चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक में क्या है, इसको कई बार तुम्हें लिखा होता है नेट इन्वेंट्रीज। ठीक है, मैं ऑल्टरनेटिव नेम समझा रही हूँ न्यूमेरिकल के हिसाब से। तो नेट इन्वेंट्रीज लिखा होगा, तो जब नेट इन्वेंट्रीज लिखा है तो हम ऑटोमेटिकली इसको प्लस ही लेकर चलते हैं, यानी कि हमारा फॉर्मूले में, मैं इधर एक साइड पे फॉर्मूला लिख दूं, ये जो हमारा फॉर्मूला चल रहा है वीओ का, वीओ इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, है ना, सेल्फ कंजम्पशन। तो ये जो साइन है, तो ये प्लस ही रहेगा। नेट इन्वेंट्रीज लिखा है तो भी हम इसको प्लस लेंगे। फिर आ जाता है तुम्हारा, ये हो गया
हाँ 1 2 हो गया। थर्ड, कई बार पेपर में क्या लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर, नेट इंक्रीज इन स्टॉक, नेट इंक्रीज इन स्टॉक। अब जब इंक्रीज वर्ड लिखा है ना, जब इंक्रीज वर्ड लिखा है तब भी इसका साइन फॉर्मूले में क्या रहेगा? अगर नेट इन्वेंटरीज लिखा है तब भी पॉजिटिव साइन इन फॉर्मूला, ठीक है, और नेट इंक्रीज इन स्टॉक लिखा है तब भी पॉजिटिव साइन इन फॉर्मूला, यानी कि यहां पर आ जाएगा सेल्स प्लस नेट इंक्रीज इन स्टॉक। यहां तक समझ आया बेटे? बहुत मैटर करता है ये साइन। हाँ, इंक्रीज डिक्रीज ये सब बहुत मैटर करते हैं। तो नेट इंक्रीज इन स्टॉक। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या होता है? तुम बोलोगे इसमें मैम क्या ही है, नेट इन्वेंटरीज होगा, नेट इंक्रीज, हम कौन सा बच्चे हैं, हमें भी मालूम है कि प्लस साइन, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम प्लस ही डालोगे। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, तुम्हें जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स से हमें सेल्स गिवन है 500, ठीक है, नेट इंक्रीज इन स्टॉक, नेट इंक्रीज इन स्टॉक गिवन है -50, -50। अब देखो ध्यान से, अब वर्ड क्या है इंक्रीज और वैल्यू क्या है नेगेटिव, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, हमें मिक्स नहीं करना। अब हम क्या कैसे निकालेंगे वीओ? तो वीओ इज इक्वल टू 500 प्लस, इंक्रीज है ना, साइन प्लस ही रहेगा, लेकिन वैल्यू उसकी क्या दे दी हमें? माइनस। हाफ मार्क कटेगा अगर तुमने सीधा डाल दिया 500 -50, गलत है। 500 प्लस -50, तो तुम्हारा ये बनेगा तो वही 500 -50, लेकिन ये इंपॉर्टेंस है ये इसकी प्लस की, क्यों? क्योंकि ये यहां पर इंक्रीज है। बोलो, इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। हाँ, मेरी तसल्ली के लिए बोलना जरा, अगर तुम्हें वर्ड जो है वो फॉर्मूले में नेट इंक्रीज लिखा है तो तुम्हारा फॉर्मूले में साइन क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, इवन इफ इट्स वैल्यू इज गिवन नेगेटिव। नेगेटिव। यस। तुमने फॉर्मूला नहीं चेंज करना, तुमने फॉर्मूला नहीं चेंज करना, तुम्हारा इंक्रीज वर्ड का फॉर्मूला प्लस रहेगा। इट इज जस्ट लाइक कि तुम्हें अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, अब तुम्हें मालूम है कि मुझे नेशनल इनकम बनाने के लिए डोमेस्टिक इनकम से ये माइनस होगी, ये वैल्यू माइनस होगी, है ना, NFITA। अब बड़ी कॉमन मिस्टेक है, बड़ी कॉमन मिस्टेक है, अब जानबूझ के तुम्हें टू अब्रॉड की वैल्यू भी -5 देगी। अब बच्चे क्या करते हैं, ये -5 और ये -5 सेम ही तो है, तो बच्चा क्या करेगा, लेट्स से इट इज 100 -5, चलो 95 आंसर हमारा, हमारा तो ठीक हो, हमने तो ठीक ही किया, रिवीजन भी कर लिया, मैंने तो जब ठीक ही लगाया, मुझे क्या, ये तो मैंने ठीक ही करी कैलकुलेशन, पूरा गलत। क्यों? क्योंकि ये होगा 100, माइनस का साइन ये है, माइनस एंड -5 उसकी वैल्यू है, तो ये 105 आंसर है। अब तुम्हें समझ आया ये टू फ्रॉम क्यों इंपॉर्टेंट है? फ्रॉम गिवन है तो फॉर्मूले में साइन प्लस, टू गिवन है तो फॉर्मूले में साइन नेगेटिव, साइन अपनी जगह है, आगे जो वैल्यू गिवन है वो अपनी जगह है, तो दोनों को हम साथ में इंटरचेंज नहीं कर देना कि भी अच्छा ये तो सेम ही है। तो अब नेक्स्ट